ये नमस्कार। मैं आज अपने उन युवा साथियों को ये अपना जो ब्लॉग है उसे समर्पित कर रहा हूँ। उन विधि के छात्रों को जो भविष्य में फौजदारी में वकालत करना चाहते हैं अथवा उन युवा अधिवक्ताओं को जो फौजदारी में वकालत प्रारंभ कर रहे हैं या करने वाले हैं। वैसे तो सफलता हासिल करने के बहुत तरीके हैं कचहरी में, और हर जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो तरीके नहीं हो। जैसे आप किसी अधिकारी से संबंध बनाइए, धीरे धीरे उसके घर आना शुरू कीजिए, उसकी अंतरात्मा को टटोले। दिवाली होली कुछ लेके चले जाएं, फिर और आगे बढ़ने का प्रयास करें। 100 लोगों में एक आध आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके यहाँ आपको वकालत करने में सुविधा रहेगी बगैर किसी ज्ञान के। लेकिन अगर आप सक्षम कामयाब फौजदारी के वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात है, खाली सिर्फ एक, वो है आपकी पढ़ाई, वो आपका ज्ञान, वो आपके रूलिंग्स का अध्ययन, और सबसे ज़रूरी है फौजदारी में मेडिको लीगल साइंस का पढ़ना। मेडिको लीगल साइंस का इसलिए कह रहा हूँ कि आमतौर पर जो मुकदमे आते हैं वो चोटों के आते हैं। हालांकि धीरे धीरे आपको बैलिस्टिक एक्सपर्ट भी बनना पड़ेगा। आपको बैलिस्टिक एक्सपर्ट से ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी अगर आपको उससे रिहा करनी है। आपको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से ज़्यादा काबिल बनना पड़ेगा अगर आपको उससे रिहा करनी है, अगर आपको उसको गलत साबित करना है। आपको हर डॉक्टर से जो ऑटोप्सी करता है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट देते हैं, उनसे ज़्यादा नॉलेज करनी पड़ेगी, तभी आप उससे रिहा कर पाएंगे। आपको जहर के बारे में, जहर का क्या असर होता है जानना पड़ेगा। मृत्यु पूर्व चोटें हैं या मृत्यु पश्चात चोटें हैं, यह आपको जानना पड़ेगा। हत्या करके लाश लटकाई गई है या स्वयं किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है लटक करके, दोनों में क्या भेद है यह आपको जानना पड़ेगा। किस हथियार से क्या चोट लगती है यह आपको पढ़ना पड़ेगा। यह आपको जानना पड़ेगा कि कितनी दूर से प्रहार करने पे गोलियों की चोट कैसी होती है। तो मैं आज आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा मेडिकल लीगल साइंस के बारे में। उसके बाद लगातार अब तो जब तक है तब तक लगे रहेंगे इसमें। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक साइंस, हैंडराइटिंग्स, DNA, पॉलीग्राफ, सबके बारे में बताऊंगा धीरे धीरे करके। जो हमें थोड़ा बहुत सीखा है हमने वो बता पाएंगे। हम ऐसा नहीं कहते कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं, और हम चाहते हैं कि उस जानकारी को आपसे शेयर करें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंसा से चोटें कारित की जाती हैं वो 3-4 तरह की हो सकती हैं, 5 की भी हो सकती है। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो कुंदाल है, ब्लंट ऑब्जेक्ट, लाठी, डंडा, सरिया, इनसे अगर चोट पहुँच जाती है तो कैसी चोट होगी। दूसरा, भारी कुंदाला, हैवी ब्लंट वेपन से चोट कैसी होगी। तीसरा, धारदार हथियार से चोट कैसे होगी। और धारदार हथियार भी कई तरह के होते हैं, हर एक की चोट अलग होती है। जैसे एक तो चाकू होता है, रामपुर चाकू जिसे कहते हैं, उसकी चोट अलग होती है। छुरी की चोट अलग होती है, बरकटे की अलग होती है, तब्बल की अलग होती है, बल्लम की अलग होती है, भाले की अलग होती है। कई तरह के धारदार हथियार हैं जिससे अलग अलग तरह की चोटें पहुंचाई जाती हैं, और आपको ज़रूर यह जानना चाहिए कि कौन सी चोट किस हथियार से पहुंची। उसके बाद फिर
चोटें आती हैं, वुंड्स आते हैं जो गन शॉट के होते हैं, गोली से जो चोट आती है। फिर उसके बाद आती है बम वगैरह स्प्लिंटर्स से, जिसके स्प्लिंटर्स निकलते हैं, उनकी चोटें कैसे होती हैं, और पॉइजन से क्या है, पॉइजनिंग से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसी चोटें होती हैं, कैसी रिपोर्ट जो होती है उस पर चोटें तो नहीं होती। और साथ में जैसे आत्महत्या करता है वो चोटें कैसे होती हैं, हैंगिंग की चोटें कैसे होती हैं, फिजिकल टॉर्चर की चोटें कैसे होती हैं, लेटेंट छुपे हुए चोटें कैसे होती हैं, चोट कितने दिन पहले पहुंचे गई, ये बताना चाहूँगा आपको। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु का कारण क्या था, मृत्यु किस वजह से हुई है, अगर वो होमिसाइडल या सुसाइडल है, और शव कितना पुराना है, ये आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। काफ़ी वर्षों में हम लोगों ने पढ़ा लिखा है तो काफ़ी टाइम लगेगा, हमें धीरे धीरे बताता शुरू करता हूँ आपको मैं। सबसे पहले आते हैं हम ब्लंट ऑब्जेक्ट्स की, लाठी, डंडा, सरिया, जो भी, इवन बेल्ट, तार, जो घोप के नहीं मारे जाते ना, उसे कुंदाले की चोट कहते हैं, ब्लंट ऑब्जेक्ट कहती है। और मुख्यतः जो चोटें होती हैं उसे कंट्यूज वुंड कहते हैं, जहाँ पहले बदन में आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल हेमरेज से चोट लाल रंग की होती है, समय के साथ वो नीले रंग की होकर, काली होकर के, फिर ब्राउनिश होकर के वो ख़त्म हो जाती है। वो उससे पता चलता है चोट कितने पुरानी है। फिर लैसेटेड वुंड होती है, चिथड़ा हुआ घाव, लाठी से अगर आपके हाथ पैर में कहीं फट गया, किसी लाठी, ब्लंट ऑब्जेक्ट, सरिये से, बेल्ट से, किसी चीज़ से अगर आपकी खाल उधर गई है और खून निकला है तो उसे लैसेटेड वुंड कहते हैं। और दोनों बात हो, जहाँ पे नीलगु भी हो निशान और चिथड़ा भी जाए, लैसेटेड भी हो, कंट्यूज भी, तो उसे कंट्यूज लैसेटेड वुंड कहते हैं। ये समानतः आती हैं कुंडालों से, ब्लंट ऑब्जेक्ट से। उसके बाद जो नोकदार हथियार हैं, जैसे बल्लम है या विकेट या पेशकश, ऐसे हथियार जिसकी नोक होती है, उससे आते हैं सामान्यतः पंक्चर्ड वुंड, अगर वो घोप के मारे जाते हैं। लेकिन उन्हें अगर खींच दिया जाए ऊपर से नीचे तक, जब वो घोपते नहीं, खींच देते हैं, तो उसे इंसाइज वुंड आएगी। और इंसाइज वुंड आएगी अन्य धारदार हथियार होते हैं। वो धारदार हथियार हैं छुरी, चाकू अगर खींच के मारा जाए, यूं करके मारा जाए, यूं करके ना मारा जाए, और बलकटी होती है, तबल होती है, कई बल्लम होते हैं, फरसा होता है, इस तरह के कई हथियार होते हैं जिनमें धार बनी होती है। तलवार होती है, स्टेलेटो, छोटी तलवार जिसे कटार भी कहते हैं, वो होती है, जिसमें भी धार होगी उससे इंसाइज वुंड आएगा आमतौर पे। या पंक्चर वुंड या इंसाइज वुंड, पंक्चर वुंड तो आ जाएगा घोप के जो हथियार जो मारे जाते हैं, विकेट हो गए, जैसे भाला हो गया, ऐसे जो चीज़ें हैं उनसे घुपा हुआ घाव आता है, और इसे कटा हुआ घाव कहते हैं, जिसे साइड वुंड कहते हैं। और इनकी भी चोट से पता चल जाता है कि चोट समानता कितनी पुरानी है। करीब करीब जो डॉक्टर्स का शायद अनुमान होता है, उसके 25% इधर या 25% उधर। अगर वो कहता है कि डे ओल्ड चोटें हैं तो 24 घंटे में आप 6 घंटे जोड़ लीजिए, 30 घंटे या 18 घंटे में चोट लगी होगी। अगर हाफ डे कहता है तो 12 घंटे, 15 घंटे या 9 घंटे के अंदर ये चोट लगी होगी। अगर फ्रेश वुंड कहता है तो ये 3 घंटे, जिसमें
पौना पौना घंटे का जरूरत ऐसा हो सकता है। 1/4 डे 6 घंटे, उसमें 1.5 घंटा इधर 2 घंटे का उधर होता है। ये अनुमान अदालतें मानती है, मोदी जुरिस में लिखा हुआ है। अब उसके बाद जो रामपुरी चाकू है उसमें एक तरफ धार होती है, एक तरफ ब्लंट होता है, जबकि आम छुरी में, आम चाकू में दोनों तरफ धार होती है। लेकिन रामपुरी चाकू वैसे समान मिलती जुलती चीज होती हैं, उसमें दुमदार चोट आती है, उसे स्टेप वुंड कहते हैं। एक कोना तो पतला होगा यूं, और ये पीछे फैलता जाएगा, चौड़ता जाएगा, क्योंकि इंसाइड जो है, जो आपका वो है, जो एक साइड जो पैनी है रामपुरी चाकू की, वो उसका विड्थ कम होता है, और जबकि उसके बैक साइड का पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे उसका जो विड्थ होता है ज़्यादा होता है, इसलिए वो जब निकालते हैं चक्कू को तो उसमें दुम जैसे बन जाती है, आगे से पतली और पीछे से थोड़ा मोटा जाता है। तो वो तो स्टेप वुंड हो जाते हैं, जो उससे आएगा जो जिसमें एक तरफ धारो और एक तरफ ब्लंट हो, ऐसे हथियार से वो चोटें आती हैं। अब आते हैं कि गोली के निशान कैसे होते हैं। गोलियां कई तरह की होती हैं, जैसे छर्रे होते हैं जो 12 बोर में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 नंबर के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं, हर तरह के होते हैं। आमतौर पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो 2 नंबर के कारतूस होते हैं, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे छर्रे होते हैं, और वो छर्रे जो होते हैं छितर करके आपके बदन में पहुंचते हैं। तो आपके मल्टीपल सर्कुलर वुंड आते हैं, गोलाकार, मल्टीपल के वो गोल होते हैं, इसलिए मल्टीपल सर्कुलर वुंड आते हैं। और वो चोट छर्रों से आई है, उसके लिए एक्सरे या जो भी साइंटिफिक तरीके चल रहे हैं उससे पता चल सकता है कि बॉडी के अंदर ये जो मेटलिक ऑब्जेक्ट हैं वो कितने हैं। एक्सरे में मेटलिक ओपिक बॉडीज आती हैं अगर छर्रे अंदर घुसते हैं। साधारणतः जो फैक्ट्री मेड 12 बोर की बंदूकें होती हैं, उससे पता चल जाता है कि कितनी दूर खड़ा था व्यक्ति जिसे गोली चलाई। अगर घाव 1 सेंटीमीटर एरिया में है तो करीब वो 1 फुट से गोली मार जाती है, और जितना दूर होगा, अगर 12 फुट का होगा तो 12 सेंटीमीटर का घाव हो जाएगा। पता चल जाता है कि गोली अंदाजन कितनी दूर से मारी गई है। लेकिन ये उन बंदूकों के लिए हैं जो कंट्री मेड हैं, जो कंट्री मेड नहीं है, जो फैक्ट्री मेड है। जो कंट्री मेड बन रही हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वो साइंटिफिकली अप्रूव नहीं होती। मेन जो होता है उसका घोड़ा होता है और स्प्रिंग होता है, उससे पता चल जाता है कितने फैक्ट्री मेड पिस्टल्स में कि सामान तक कितनी दूर से गोली मारी गई है। और ऐसे ही चोटें स्प्लिंटर से, अगर कोई बम होता है, क्योंकि बम में भी आमतौर पे बारूद के साथ साथ छर्रे होते हैं, पैलेट्स होते हैं, उनकी साइज कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर कई सारी मल्टीपल है चोटें हैं, अगर मल्टीपल गनशॉट वुंड है एक जगह पे, तो यह मान के चलिए कि 12 बोर की गोली से व्यक्ति घायल हुआ है, अन्यथा वो किसी स्प्लिंटर बम जैसी चीज से घायल हुआ। उसके बाद बुलेट इंजरी होती हैं, 22 बोर, 30 बोर, 32 बोर, 38 बोर, 455 बोर, 0.765 बोर, ये स्टेज गन पर चलती हैं। या फिर कारतूस जो होते हैं 12 बोर, उसमें भी LG का कारतूस होता है, उसमें एक ही छर्रा होता है, उसकी चोट अलग होती है, उसके बारे में बताऊंगा बाद में। ये जो चोटें होती हैं ये बता देती हैं कितने दूर से गोली चली है। फैक्ट्री में 2 ही हथियार होते हैं, पिस्टल या रिवॉल्वर, दोनों में बुलेट चलती हैं। चाहे वो SLR हो, वो तो थोड़ी बड़ी होगी, 303 हो, बड़ी होगी, 7.765 हो तो उसकी गोली बड़ी होती है, लंबी होती है थोड़ी, 32 बोर की, 38 बोर की छोटी गोलियाँ होती हैं।
AK-56 की होगी, वही बड़ी गोली होगी, AK-47 की होगी, बड़ी गोली होगी। हर तरह के हथियार होते हैं, हर तरह का बोर होता है, उसके जो बुलेट का साइज़ है ना, उसके हिसाब से उसे बोर किया जा सकता है, कहा जाता है। अब उसमें होता ये है कि गोली जो प्रहार करती है वो तो बुलेट होती है, लेकिन जो बुलेट तीव्र गति से आगे जाती है, गोली की तरह जैसे कहते हैं, मुहावरा भी है, वो इसलिए होती है कि उस बुलेट में या कारतूस के अंदर पीछे बारूद भरा होता है, आग्नेयास्त्र होता है कि उसमें अग्नि स्ट्राइक जब उस पर करता है, घोड़ा आके लगता है और स्प्रिंग बहुत तेज उस पर दबाव डालता है, तो गोली का जो है बारूद जो होता है वो एक्टिवेट होता है, वो प्रोपेलिंग इफेक्ट डालता है गोली पे, बुलेट पे, जो आके शरीर में घुस जाती है। अब इसके लिए साइंटिफिक विधि है जानने के लिए कि गोली कितनी दूर से चलाई गई और किस असलहा की गोली थी। समानतः अगर सटा की गोली मारी जाए या 3-4 इंच से मारी जाए तो चारिंग आपका जो है स्किन वो चार हो जाती है, छुलक जाती है बिल्कुल, क्योंकि वो गर्मी होती है बारूद की, जैसे आपको अग्नि से जलाया गया। फिर थोड़ा दूर से अगर गोली चलती है, से अबाउट 3 फीट 2 फीट 3 फीट, तो टैटूइंग आती है। टैटूइंग तो आप जानते हैं, टैटू बनाते हैं बदन में आप, क्योंकि थोड़ी दूर से जब चलती है गोली तो बारूद का असर कम हो जाता है और वो टैटूइंग कर देता है उसमें, वो उसमें जैसे टैटू बनते हैं उस तरह का बच जाता है, उसे टैटूइंग कहते हैं। फिर बर्निंग होता है जब जल जाता है, या ब्लैकनिंग होता है, थोड़ा 6 फुट तक से गोली चलाई गई है तो ब्लैकनिंग आती है, काले खा जाती है वुंड के ऊपर, वो भी उसका प्रभाव होता है उस बारूद का जो प्रोपेल करता है। अब आते हैं हम, और अगर 6 फुट से दूर से गोली चलाई गई है, बशर्ते वो राइफल ना हो, 303 वगैरह ना हो, 315 ना हो, तो उसमें ब्लैकनिंग नहीं आएगी 6 फुट के बाद। अब ये कैसे आ जाता है किस बोर की है? जितने वृत्त होगी गोली की, डायमेंशन जितना होगा उतनी ही चोट आएगी, तो पता चल जाता है कि 12 बोर की है अगर छर्रे पहले हुए हैं तो, 32 बोर की है अगर साइज उसके साइज से, 30 बोर की है, 22.22 की है, 455 की है, 38 की है, 303 है, 315 है, डमडम है, 0.76 आएगा। यह पता चल जाता है गोली का साइज देख के। अब जब करीब से गोली मारी जाती है या किसी राइफल जैसे हथियार से मारी जाती है तो गोली आर पार हो जाती है, बदन के अंदर से जाती है और पीछे से निकाल आती है। उसे हम पहचान लेते हैं डॉक्टर। मेन पहचान ये है कि जिस जगह से गोली घुसेगी वहाँ चोट का साइज छोटा होगा और जहाँ से निकलेगी वो बड़ा होगा निश्चित तौर पे। ये नामुमकिन है कि एंट्री वुंड जो है वो बड़ा हो, एग्जिट वुंड छोटा हो। ये तब हो सकता है जब बुलेट अंदर टूट गई हो, आधी टूट गई हो, तब तो हो सकता है। अगर बुलेट टूट गई है बॉडी के अंदर तब तो एग्जिट वुंड छोटा हो सकता है, लेकिन समानतः एंट्री वुड छोटा होगा, एग्जिट वुड बड़ा होगा। जितने नज़दीक से मारी जाएगी या जितनी असरदार गोली होगी उतने बड़ा एग्जिट वुड होगा। जैसे आपके डमडम बुलेट होती है, वो बैन हो चुकी है, उस पर बुलेट्स का अगले हिस्से काट देते थे जिससे बहुत खतरनाक हो जाती थी वो, और बम का काम करते थे वो। घुसती थी 1,000 सेंटीमीटर 1 डायमेंशन की, निकलती थी 15, 20, 25 सेंटीमीटर, पूरा फाड़ के निकल जाती थी वो, क्योंकि उसका आगे से काट दिया करते थे। 303 और 315 बोर की जो राइफल होती है उनकी चोट भी जितने दूर से मारेंगे तब भी निकासी का जो घाव होगा बहुत बड़ा होगा और
यहाँ से घुसती है, प्रवेश द्वार बहुत कम होगा। 3.32 में अगर 1 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो निकासी 1.25 1.30 होगी, से ज़्यादा नहीं होगी। वैसे ही जो छोटी होती हैं, पिस्टल की रिवॉल्वर की गोली होती है, छोटी होती हैं, उनका वुंड ऑफ एंट्री बड़ा छोटा होता है, एग्जिट बड़ा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। राइफल वगैरह की गोली में या बम वगैरह स्प्लिंटर्स में वो बहुत बड़ा घाव होगा। तो वुंड ऑफ एंट्री, वुंड ऑफ एग्जिट है, और दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनली, तो निश्चित तौर पे अगर कम्युनिकेट कर रही हैं दोनों छोटे, तो वो वुंड ऑफ वो गनशॉट वुंड है। ऐसे पता चल जाता है कि गनशॉट वुंड है या नहीं, क्योंकि उसमें ना काले का ना कुछ है, ना बर्निंग, ना टैटूइंग, ना चार्जिंग है। तो उसके लिए ये होता है कि कम्युनिकेट, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, और अगला घाव छोटा और निकासी द्वार बड़ा। उससे से हम लोग डिस्टेंस का ज्ञान कर लेते हैं, कितनी दूर से गोली चली हुई है। और निश्चित तौर पे अगर जब तक कोई इंटरनल डैमेज नहीं होगा, किसी अंदर का कोई महत्वपूर्ण अंग भंग नहीं होता, तब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती, चाहे किसी हथियार से क्यों ना वार किया जाए, किसी जगह पे किया जाए। जब तक उसका कोई आंतरिक अंग, जैसे दिमाग, जैसे हृदय, जैसे फेफड़े, किडनी, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, जब तक ये कटेंगी नहीं या फटेंगे नहीं या चिथड़े नहीं होंगे इनके, तब तक मृत्यु की संभावना बिल्कुल नहीं होती। कई बार आदमी कहीं पड़ा रहे, खून निकल जाए, तो बिकॉज ऑफ ओवर यूजिंग ऑफ ब्लड भी डेथ हो जाती है। लेकिन आमतौर पे जब तक हथियार आंतरिक कोई विध्वंस नहीं पहुंचाता, डैमेज, इंटरनल डैमेज होता, तब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो सकती। तो ये विभिन्न प्रकार के, चाहे वो कुंदाले से पहुंचाई हो, हड्डी टूटेगी। अगर हड्डी कटी हुई पाई जाती है तो इंसाइज वुंड है, वो शार्प एजेट की है। और अगर अंदर की चोट, बाहर की चोट, एग्जिट वुंड जो है वो गोलाकार है, तो निश्चित तौर पे बंदूक, किसी गोली वोली की चोट है। कटी हुई, हमेशा कटा हुआ चोट आएगी, अंदर फटा हुआ नहीं होगा, हड्डी टूटेगी नहीं, हड्डी कटेगी अगर इंसाइज वुंड है। एक बात बताना चाहते हैं, आपने कभी ढोलक को देखी है? ढोलक को अगर आप काटते हैं, क्योंकि ढोलक तना हुआ होता है, उसके ऊपर जो लेदर होता है तना हुआ होता है, वो बंधा हुआ होता है, खूब खिंचा होता है, तो खिंचा होता है, उसको अगर आप चक्कू से काटेंगे, अगर उसको लठी से मारेंगे या चक्कू से काटेंगे, तो चोट ऐसी आएगी जैसे इंसाइड, जैसे कटा हुआ भाव है, उसमें फटा हुआ नहीं होता। तो वही आदमी के सिर की स्थिति है। अगर सिर में चोट लगती है तो ये डॉक्टर्स के लिए जानना मुश्किल पड़ जाता है, जिन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, कि वो इंसाइज्ड वुंड था या वो लैसेटेड वुंड था, क्योंकि वो खाल कट जाती है, जैसे ढोलक फट जाती है। तो ये बातें हैं, धीरे धीरे हमने बहुत साल सीखी, आप लोग सीखेंगे धीरे धीरे। अगर आप हमें देखते रहेंगे, पसंद करेंगे, तो बताएंगे कि जहर की मौत कैसे होती है, और आप साबित कैसे करेंगे कि ये जहर की वजह से नहीं मरा या आत्महत्या की है, इसकी हत्या हुई है। ये एंटीमॉर्टम चोट है, पोस्टमार्टम चोट है। ये चोटें तब भी आ सकती हैं जब कोई अकुशल हाथ से पोस्टमार्टम हो रहा। ये बहुत बारीक बातें हैं जो हम लोग धीरे सीखते हैं, आप भी सीखेंगे, और उन्हीं के आधार में मुकदमे छूटते हैं। मिठाइयों से, दिवाली से, होली से नहीं छूटा करते, छूट जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो बहुत छोटी, क्या कहते हैं बात, वो तरक्की होती है। अगर आपको स्थायी बढ़िया वकील बनना है फौजदारी का, आप सदा हो, छोटे रोज छोड़ते हैं, रोज सदा होते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं, अदालतें अपना काम कर रहे हैं, बाकी मुकद्दर क्लाइंट का होता है। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम निर्दोष का सजाकार, वहाँ गलती उसकी नहीं होती, वहाँ गलती हमारी होती है, क्योंकि हमने पढ़ाना होता है कानून। हमें नहीं पता कि चोट क्या होती है, हमें पता नहीं कि जहर से आदमी कैसे मरता है, हमें पता नहीं कि चोट कितने पुरानी है, हमें पता नहीं कि मृत्यु कब होती है। हम वो जिक्र नहीं कर पाते। मैं सबसे ज़्यादा जिक्र जो करता हूँ, जिसे फॉर्मल विटनेस कहते हैं। अदालतें अब तक मजाक समझती हैं फॉर्मल विटनेस को, और हमने कई मुकदमे कत्ल के छुड़ाए हैं सिर्फ फॉर्मल विटनेस से, जो आदमी लाश लेके गया है चीरगढ़ तक,
पंचायतनामा की बात, जिससे पंचायतनामा भरा है, उस डॉक्टर से, उस बैलिस्टिक एक्सपर्ट से, उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट से हम लोग जिक्र करते हैं, और उसके बावजूद की चक्षुदीद गवाही जो होते ठुक के गवाही देते हैं, हम लोग केस छुड़ा लिया करते हैं सिर्फ इस आधार पे कि हम लोग प्रयास करते हैं जो हमने सीखा है बैलिस्टिक साइंस, मेडिको लीगल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, उसके आधार पे, क्योंकि हम मौजूद नहीं है, अदालत जैसा मौजूद नहीं है, सरकारी वकील मौजूद नहीं है, हो सकता है कि हमारे मुद्दे मौजूद ना हो, कैसे पता चलेगा? वो तथ्य होते हैं, सिर्फ साइंटिफिक वे होता है, उससे अगर आप गंदा झूठा साबित करेंगे तो निश्चित तौर पे अदालत को आपकी बात को मानना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आप देखते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे। थैंक यू।